नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ा न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री बीड़ा की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बीड़ा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अगले 6 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती और 15 दिनों में इंजीनियर और टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि बीड़ा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों की सुविधा के लिए अगले महीने से कॉल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा हो और कार्य की गुणवत्ता पर किसी प्रकार की समझौता न हो। अयोध्या की पौराणिक 14 कोसी परिक्रमा को शुरू करने का श्रद्धालुओं के लिए शुभ मुहूर्त आज की रात्रि के अंतिम पहर अर्थात प्रातः 4:43 से है, लेकिन उत्साही श्रद्धालुओं ने इसकी चिंता किए बिना जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों के साथ 14 कोसी परिक्रमा शुरू कर दी है। परिक्रमार्थियों को परिक्रमा करने के लिए दौरान कोई कष्ट न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। परिक्रमा पथ पर जगह जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं, जहां परिक्रमार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में चिकित्सा शिविर और सूचना केंद्र भी स्थापित किए हैं। जिला प्रशासन ने चिकित्सा सेवा और खान-पान के शिविर लगाए हैं। वहीं 14 कोसी परिक्रमा पथ की तैयारियों को अंतिम रूप में परखने के लिए डीएम निखिल टी भुंडे ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा पथ पर वाहन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अयोध्या को जोड़ने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित है। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों के लिए रूट तय है। पुलिस प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी तिराहों और चौराहों पर पुलिस बैरियर लगाकर अभी से वाहनों के आवागमन को नियंत्रित कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 में हुए चर्चित रामपुर सीआरपीएफ कैंप अटैक केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 4 आरोपियों को दी गई फांसी की सजा और 1 आरोपी को दी गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद की धाराओं के तहत दोष सिद्ध करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त हैं और कोर्ट ने यह भी माना है कि सत्र अदालत ने जो आधार बनाकर सजा सुनाई थी वे इतनी कठोर सजा के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि अदालत ने गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और इस मामले में आरोपियों मोहम्मद शरीफ, साबुद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और जंग बहादुर को क्रमशः फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आरोपी वर्ष 2007 से जेल में बंद हैं। ऐसे में 10 साल की सजा पूरी हो जाने पर अब उनकी रिहाई तय मानी जा रही है। फैसले के बाद जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपियों पर आतंकवाद की धाराएं लागू नहीं होती। अब उन्हें 18 साल बाद इंसाफ मिला है। मदनी ने बताया कि यह मुकदमा जमीयत उलेमा महाराष्ट्र लीगल सहायता कमेटी की ओर से लड़ा गया। उन्होंने कहा कि अब संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा ताकि आर्म्स एक्ट की सजा भी खत्म हो सके। 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में 7 जवान और 1 रिक्शा चालक मारे गए थे। घटना के बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 मोहम्मद कौसर, गुलाब खान और फहीम अंसारी को निचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। सुजौली थाना क्षेत्र के मुर्थापुर गांव में कोडियाला नदी पार कर रही एक नाव अचानक पलट गई और नाव पर लगभग 25 लोग सवार थे। अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस और प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। वहीं लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब नाव नदी के बीच धारा में पहुंची तो तेज बहाव के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। अचानक हुए हादसे से यात्रियों में हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने 4 लोगों को अपनी मदद से बाहर निकाला, जबकि बाकी पानी में बह गए। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 1 महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे, 2 महिलाएं और अन्य ग्रामीण अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर 2 नदियों का आपस में बगल में बहती हैं, जो आगे जाके घाघरा नदी आती है, एक कौड़ियाल और एक गेरुआ।
कौड़ियाल नदी के तट पर भरतापुर ये गांव है, जिसमें नदी को क्रॉस करके लखीमपुर खीरी साइड में बाजार यहाँ के लोग अक्सर जाते रहते हैं सामान की परचेज करने के लिए और अपना जो प्रोड्यूस है उसको भी बेचने के लिए। तो उसी के दौरान तेज बहाव के चलते नदी में एक पुराना ठूठ पड़ा हुआ था लकड़ी का, किसी पेड़ का, जिससे ये बोट टकरा गई और टकराने की वजह से जो है फिर डिसबैलेंस होकर के वहाँ पर लोग थे इसमें गिरे। अच्छी बात ये रही कि उसी समय अच्छा रेस्क्यू वगैरह लोकल लोगों ने किया, जिससे 13 लोगों को सकुशल उस समय निकाल लिया गया। और लेकिन एक महिला की मृत्यु हो गई है और बाकी लेकिन 8 अभी लोग जो है गायब हैं, मिले नहीं हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल टीमें, प्रशासन, पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही जो है हमको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि पूरा वाइल्ड एरिया है और अंधेरा है, तो जैसी पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा जो है रिज्यूम कर सकें और बाकी लोगों की तलाश कर सकें। अभी हम लोग गाँव गए थे, वहाँ पे पीड़ित परिवारों से मिले, प्रशासन और पुलिस की टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से उनसे बातचीत की गई और उनको हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया है। और अभी जो है जैसी जो है थोड़ी देर में भी सुबह हो जाएगी तो फिर से अपना हम लोग ऑपरेशन को रिज्यूम करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी और अब साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। गोरखपुर के पेपीगंज में आयोजित किन्नर अखाड़ा के छठ भजन कार्यक्रम में पहुंची ममता कुलकर्णी से जब पत्रकारों ने दाऊद इब्राहिम से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। ममता ने कहा कि मेरा दाऊद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था जिसका नाम आप मेरे साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कभी देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मैं किसी टेररिस्ट से नहीं मिली हूं, न ही दाऊद को कभी जीवन में देखा है। ममता के इस बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विकी गोस्वामी की ओर इशारा कर रही थी और वही विकी जिनसे उनका नाम लंबे समय तक जुड़ा गया था। और ममता ने कहा कि वे विकी के बिजनेस या ड्रग्स तस्करी के मामलों से पूरी तरह अनजान थी और दरअसल 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाती हैं और वह अध्यात्म की राह पर हैं और विवादों से दूरी बना चुकी हैं। कार्यक्रम में उनके साथ महामंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर और कनकेश्वरी नंदगिरी किरण बाबा भी मौजूद थी। ममता ने कहा कि उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और अब केवल शांति और भक्ति के मार्ग पर चल रही हैं। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव की तारीख भले ही तय न हुई हो, लेकिन सियासत का पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। चुनाव आयोग ने जैसे ही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। एक तरफ आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा का आरोप है कि वोटर लिस्ट बनाने में लगे अधिकारियों की पोस्टिंग जाति और धर्म देकर की जा रही है, जिससे पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यानी अभी चुनाव बिल्कुल बजा भी नहीं, लेकिन राजनीतिक जंग की दस्तक साफ साफ सुनाई देने लगी है। वहीं मतदाता सूची के संशोधन और सत्यापन प्रक्रिया के दूसरे चरण को लेकर केंद्रीय मंत्री अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन का पूरा अधिकार है ताकि देश भर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे मतदाता सूची में आवश्यक सुधार और संशोधन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाना जरूरी है। ऐसा करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे। कुल मिलाकर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासत गर्म है। चुनाव आयोग पारदर्शिता की दुहाई दे रहा है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। अब देखना यह है कि मतदाता सूची का ये संशोधन अभियान आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जमीन मजबूत करता है और किसकी जमीन खिसकाता है।
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी का नाम केस से हटाने के नाम पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दरोगा धनंजय सिंह महानगर थाने के पेपर मिल पुलिस चौकी पर तैनात था। एंटी करप्शन की टीम ने आजमगढ़ के महनाजपुर निवासी दरोगा को पुलिस चौकी में रिश्वत लेते दबोच लिया। इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्र के मुताबिक आलमबाग से तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के संचालक प्रतीक गुप्ता और उसके एक परिचित रियाज पर उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर महानगर पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रतीक गुप्ता को कानपुर से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी प्रतीक गुप्ता का नाम हटाने के लिए दरोगा रिश्वत देने का दबाव डाल रहे थे। प्रतीक ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन में दी और इसके बाद एक टीम गठित की गई। टीम ने प्रतीक को रुपयों के साथ दरोगा के पास भेजा और पुलिस चौकी में दरोगा ने जैसे ही रुपए अपने हाथ में लिए, एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर धनंजय को दबोच लिया। आरोपी दरोगा के खिलाफ अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर देहात में मां की ममता हार गई। मां ने प्रेमी और उसके भाई से ही अपने बेटे का मर्डर करवा दिया। हत्या करवाने से पहले बेटे के नाम 40-40 लाख की 4 बीमा पॉलिसियां भी करवाई ताकि बाद में रकम वापस आपस में बांटी जा सके। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने सारा प्लान फेल कर दिया। दरअसल ममता नामक यह महिला पति की मौत के बाद गैर पुरुष के प्रेम में पड़ गई और बेटे को इसकी भनक लग गई तो संबंधों में बाधा बन गया और यह मां को नागवार गुजरा। उसने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या ही करवा दी। बीमा की रकम मिलने में दिक्कत न आए इसके लिए हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया लेकिन पुलिस ज्यादा तेज निकली और मामले का भंडाफोड़ कर दिया। 2 हत्यारे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि मां भी फरार बताई जा रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर के दौरान वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के साथ ही पूर्वांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार की सुबह आंध्रा तट पर टकराने के साथ ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। पूर्वानुमान है कि मोंथा तूफान बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दौरान दक्षिण यूपी, वाराणसी मंडल और पूर्वांचल के इलाकों में गरज चमक और झोंकेदार हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश करवाएगा और कई इलाकों में झोंकेदार हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी है। इस दौरान दिन के पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।